जिस प्रकार से सरकार ने एक पलायन आयोग का गठन किया था, पलायन आयोग को ही खुद पलायन करना पड़ा, इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है? ये वनों को कौन काट रहा है, खनन कौन कर रहा है, इस बारे में कोई नियंत्रण सरकार का सीधे रूप में माफियों के ऊपर नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुख्यमंत्री के अधीनस्थ ये सारा रैकेट संचालित हो रहा है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं, क्योंकि लगातार जहां जहां शिकायत हो रही, खनन हो रहा, अवैध खनन हो रहा, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ों पे इरोजन हो रहा है, भाई जिम्मेदार कौन है? ये सरकार का दायित्व है। आज उन खनन माफियाओं का जो सिंडिकेट तोड़ने का काम किया है वो इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्या वो जनता को नहीं दिखता? कार्य बहुत होते हैं, घोषणा बहुत होती है, प्रैक्टिकल पर काम नहीं है। होम डिलीवरी शराब की चल रही, कौन जिम्मेदार है? यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद? आर्मी में फौज है और विभाग है, उनकी पेंशन तो नहीं, खत्म, और नेताओं की 4-4 पेंशन चल रही, इस पर क्यों नहीं सवाल उठते? ये अनपढ़े प्रत्याशी आ जाते हैं और अपने पारिवारिक उससे आके उसको बढ़ा लेते हैं, आगे उन गद्दियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं होता। निस्संदेह इसमें सरकार माफियों के साथ गठजोड़ बना करके लूट रही है राज्य को। भारत सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही, इतने बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे, अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उस अच्छे प्रोग्राम को पलिता वही व्यक्ति लगाए जो राज्य का मुख्यमंत्री है। तो ये कहाँ से लग जाता है कि वो व्यक्ति योग्य होगा? बीजेपी के राज में सब कुछ हो रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आज मोदी लहर है देश के अंदर। नमस्कार, टीवी 7 भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है, टीवी 7 भारत की टीम पहुंची है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के उस सीट पर इस वक्त मौजूद है जहां पर रणनीतियां, कयास और उम्मीदें अभी लोगों की कायम है। इस सीट पर राजनीति बहुत रोचक है और थोड़ी सी संकोचक भी है। संकोचक इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि कांग्रेस अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल पाई है, यानी कांग्रेस अभी भी संकोच में है कि आखिर किसको चुने। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अम्बरीश कुमार प्रत्याशी थे, और अगर बीजेपी की बात करें तो रमेश पोखरियाल थे जिन्होंने कांग्रेस को भारी मतों से मात दी थी। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में निर्दलीय जो विधायक रहे हैं उमेश कुमार, वो है मैदान में हरिद्वार सीट से। अगर बीजेपी की बात करें तो इस बार बीजेपी की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें 3 साल का वनवास था और उसके बाद अब वो जमीनी स्तर पर उतरे हैं, बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन क्या 3 साल बाद कोई नया इतिहास रचेंगे या बाजी कोई और मारेगा? और कांग्रेस का फिलहाल इस सीट पर कुछ भी नहीं है क्योंकि उनका उम्मीदवार ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ आम जनता भी है, आम जनता से तो बात करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि इस बार इस कड़ी में हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी कि बीजेपी की ओर से उज्जवल पंडित जी हमारे साथ हैं इस वक्त, समाज सेवक जेपी बलूनी जी हैं इस वक्त हमारे साथ, अंधीर कौशिक जी हैं, इसके साथ ही संजय त्रिपाल जी हैं। तो इन सब का स्वागत है टीवी 7 भारत पर, और इन लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मैनिफेस्टो 2019 में बीजेपी द्वारा हरिद्वार के लिए लाया गया था, क्या वो पूरा हुआ है या फिर सिर्फ वादे पर वादा चलता है, काम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अधूरा रहता है। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आम पब्लिक की से बात करूंगी और जानूंगी कि जनता की क्या मांग है, उसके बाद मैं सीधा आऊंगी बीजेपी की तरफ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे हम यहाँ पे हर महीना आते रहते हैं। हर महीने आते रहते हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है पहले से ज़्यादा हरिद्वार बदला है, नहीं बदला? हाँ जी, पहले से बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। पहले से यहाँ साफ सफाई में, और पहले बहुत ज़्यादा चोरी हो जाती थी जो आते थे यहाँ पे हर की पौड़ी पे। अब बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव को देखने को मिल रहा है। यानी बदलाव हुआ है? हाँ जी, बहुत कुछ बदलाव हुआ। तो यहाँ पर अब बात कर लेना बनता है उज्जवल पंडित जी से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से है। क्या लग रहा है बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो 2019 में गिनाए थे वो पूरा किया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को कहती है उन बातों को जिस प्रकार से हमने पूरा किया है वो जनता के सामने है। हमने केवल कोरे वादे या केवल और छुपाकर और चुनाव के समय प्रकट होने वाली स्थिति नहीं की है। चाहे हमारा हरिद्वार को लेकर गंगा की स्वच्छता, क्योंकि हम गंगा के तट पर खड़े हैं, जिस प्रकार से खुद कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी ये कहते थे कि दिल्ली से जो मैं 1 रुपया भेजता हूँ वो हरिद्वार तक या गंगा के पास तक पहुँचते हुए 15 पैसे रह जाता है, 85 पैसे कहाँ गायब होता है, उस पर वो चिंता करते थे। इसके अलावा जो शहर की स्थितियाँ थी, आप
अगर दिल्ली से हरिद्वार की दूरी देखेंगे तो आने में पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, और दिल्ली से चलने वाला व्यक्ति जब हरिद्वार के लिए सोचता था तो उसके माथे पर जो बल पड़ते थे, आज केवल 3 घंटे का सफ़र है। देहरादून से हरिद्वार आने के लिए 2.5 घंटे का सफ़र 3 घंटे का सफ़र हो जाता था, जो अब 30 से 40 मिनट का सफ़र हो गया है। हमने सुगमता की है। लगभग 52 घाट जो कि गंगा पर, जो गंगा की सुंदरता में कहीं ना कहीं विघ्न और गंगा के घाटों को बेरौनक बनाते थे, एक गलत प्रकार की छवि जाती थी, आज उन 52 घाटों को सुसज्जित सुशोभित किया है। जी, आपकी बातें कितनी सही है, मैनिफेस्टो कितना पूरा हुआ है? अब जेपी बलूनी जी से हम इस पर सवाल ले लेते हैं। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं सब सही चल रहा है क्या? देखो, बीजेपी का सरकार कंटिन्यू दोबारा आई है यहाँ पर इस राज्य में। वास्तविक रूप से देखा जाए तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, वो यहाँ से लेकर हाईली हिमालय तक हुआ है, लेकिन जो बेसिक जनता के लिए जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, वो नहीं हुआ। पहाड़ पर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। वो सारा जो अटैचमेंट वाली जो पॉलिसी सरकार ने रखी हुई है कि कोई भी टीचर आएगा वो देहरादून में रहेगा, अटैचमेंट हो जाएगा। कमिश्नरी जहाँ होगी वहाँ कमिश्नर नहीं बैठेगा, वो अटैचमेंट होकर के देहरादून में लेगा। सब सुलभता से करेंगे। जनता के मूल वास्तविक विषयों का लेने का सरकार के द्वारा वास्तविक रूप से नहीं किया गया। जिस प्रकार से सरकार ने एक पलायन आयोग का गठन किया था, पलायन आयोग को ही खुद पलायन करना पड़ा, इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है। जब पलायन आयोग, यहाँ पर जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा होना चाहिए, हिमालय क्षेत्र में होना चाहिए ग्रीन हिमालय का मतलब कि हिमालय के वनों को आरक्षित करना। 65% वन होने की वजह से आज हमारे पास केवल 35% वन हो गए। ये वनों को कौन काट रहा है, खनन कौन कर रहा है, इस बारे में कोई नियंत्रण सरकार का सीधे रूप में माफियों के ऊपर नहीं है। लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और यहाँ से प्राकृतिक संपदा को विनष्ट किया जा रहा है संयुक्त गठबंधन बना करके। ऐसा नहीं कि कोई एक माफिया ही काम कर रहा होगा, उसके साथ पूरा चेन है, पूरा सिस्टम है जुड़ा हुआ। इवन देन कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुख्यमंत्री के अधीनस्थ ये सारा रैकेट संचालित हो रहा है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। क्योंकि लगातार जहाँ जहाँ शिकायत हो रही, खनन हो रहा, अवैध खनन हो रहा, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ों पे इरोजन हो रहा है, भाई जिम्मेदार कौन है? ये सरकार का दायित्व है। पर्यावरण का संरक्षण कौन करेगा? हमारा आओगी। क्या लग रहा है इन बातों का जवाब है अभी आपके पास? बिल्कुल जवाब है। ये सिंडिकेट चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, और जिसके संरक्षण में, पहले तो मैं इनकी बात को कह दूं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन वन माफिया को जेल में डालने का काम किया है, बाकायदा उनकी सारी संपत्ति कुर्क करने का काम किया है, जो लंबे समय तक किसी न किसी प्रकार से पद पा लेते थे। उनको किनका संरक्षण था जनता जानती है। खनन के ऊपर जो नीति हमने बनाई है, जो सुलभता हमने दी है, आज उन खनन माफियाओं का जो सिंडिकेट तोड़ने का काम किया है, वो इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्या वो जनता को नहीं दिखता? और बात रही पलायन आयोग की, क्योंकि हमने होम स्टे योजना के माध्यम से, हमने सोलर पैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उन दूरस्थ स्थितियों में रोजगार पैदा करने का काम किया है। इसलिए अब पलायन नहीं, अब यहाँ पुनः अपने घर को लौटकर वो लोग यहाँ पर खेती वापस आ रहे हैं। आप पर आऊंगी। अंधीर कौशिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि पलायन रुका है? क्योंकि पलायन हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है हरिद्वार का। देवभूमि को नमन करता हूँ और माँ गंगा जी के प्रांगण में हूँ। यहाँ झूठ बोलना ठीक नहीं है। यहाँ गंगा जी की आस्था और गंगा जी का सैलाब और गंगा जी का मेला, जो देश विदेश से आते हैं आस्था लेकर गंगा जी में डुबकी लगाना। कार्य बहुत होते हैं, घोषणा बहुत होती है, प्रैक्टिकल पर काम नहीं है। अभी 2021 में कुंभ हुआ, कुंभ में सड़कों के निर्माण हुए, बहुत गति से तेज विकास हुए, ठीक है, स्वागत करते हैं हम। लेकिन उन जो सड़क बनी, शौचालय बने, खरबों रुपए के डस्टबिन लगे, वो कहाँ गए? जिम्मेदारी किसकी बनती? वो अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? सड़क में माफियाओं का राज है, ठेकेदारियों का कमीशन है, कुछ और कमीशन है। जब सड़क पर 100 रुपये पास हुए और 30 रुपये सड़क पर लगेंगे तो वो सड़क कोई साल भर थोड़ा ही चल पाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड में बदलाव होगा क्या? देखो, बदलाव की तो बहुत ही नहीं, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी के नाम पे चुनाव है। अगर सांसद के प्रैक्टिकल पर हम चुनाव की बात करें तो मेरे ख्याल से जीत नहीं पाएंगे। ये तो लहर है। जमीनी स्तर पर कितना काम? स्तर पे आप ये लगा लो 30% काम, प्रमाण भी दे दूंगा मैं। 30% काम हुआ। विकास की घोषणा बहुत होती हैं लेकिन उनमें कार्यों में नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा हरिद्वार का एक है जो हम लगातार 2015 से उठा रहे हैं, अवैध नशा, स्मैक, शराब। आप हम हर की पहले क्षेत्र पे खड़े हैं, होम डिलीवरी शराब की चल रही, कौन जिम्मेदार है? यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद?
पिछले सांसदों ने आके कोई सूद नहीं ली। अब इलेक्शन का मौसम आया तो लोन गांव के ले रहे हैं। जो 2 गांव उन्होंने गोद में लिए थे, अभी तक आप मेरे साथ चलो, सर्वे कराता हूँ, उन गांव का विकास नहीं हुआ। खदरे की साइड है हमारी, बाढ़ आती पूरा गांव तबाह होते हैं। उन तबाह गांव में कोई भी विधायक सांसद नहीं घूमा। एक हमारे विधायक थे निरंजनीपुर के, लक्सर के, सुल्तानपुर की विधान सीट से थे, उनके अपने गांव में नहीं हुआ विकास, तो वो और आम जनता का क्या विकास करेंगे? भाई प्रैक्टिकल पे आप कब उतरोगे? हमारा कहना ये है, हम तो हिंदूवादी हैं, हम सनातन प्रेमी, हम धर्म को मानते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? भाई जनता का सवाल एक है, युवक बच्चों को रोजगार दीजिए सरकार। जो हमारे आर्मी में फौज है और विभाग है, उनकी पेंशन तो नहीं, खत्म, और नेताओं की 4-4 पेंशन चल रही, इस पर क्यों नहीं सवाल उठते? मेला हॉस्पिटल है, मेला हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे नहीं है, डॉक्टर पूरे नहीं है, ये कौन जिम्मेदारी ले गए? आप पर आऊंगी, बीजेपी अब क्या जवाब देना चाहेगी, क्योंकि 5 साल कट चुके हैं, नहीं 10 साल कट चुके हैं, और मैनिफेस्टो में बार बार लंबे फहरिस्त आती हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं। क्या लगता है जमीनी स्तर पर पूरा कितना किया जाता है? देखिए, मैं ज़मीनी स्तर की बात जिस प्रकार से करूं, हाँ। जिस हॉस्पिटल के वाला यहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अभी वही हॉस्पिटल जहाँ पर चंद मरीजों की जगह थी, 300 बेड का एक हॉस्पिटल दिया है, एक हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, इसी हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं आपको, एक HEC देने का काम किया है, एक हमने जो पुराना महिला अस्पताल था उसका रीडेवलपमेंट करके उसकी संख्या हमने बढ़ाई है। तो लगातार सर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सब कुछ हुआ है लेकिन पलायन अभी तक नहीं रुका है। देखिए, एक मानव की प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति क्या है, वो विकास के लिए दर ब दर लगातार कदम बढ़ाता जाता है। उत्तराखंड निश्चित ही बहुत लंबे समय से एक पिछड़ी स्थिति में था, इसी के कारण ये आंदोलन चला और इस उत्तराखंड का गठन हुआ। लेकिन हम उस परिस्थितियों को लाने के लिए जिस प्रकार से काम होने चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही थी, लेकिन हम उन चीज़ों को दूर कर, वहाँ पर क्या है कि रोजगार पैदा करना है। रोजगार कैसे पैदा करेंगे? केवल नौकरी ही देना नहीं, हम इस प्रकार के ध्येय के साथ काम कर रहे हैं कि ये भारत का युवा, इस उत्तराखंड का युवा नौकरी देने वाला बने। आज जैसा मैंने कहा, होम स्टे की एक बड़ी योजना जो कि इस उत्तराखंड में कारगर हो रही है, और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन का जो काम है वो इस उत्तराखंड का जो खेती है वो खेती पूरे देश में, चाहे उसमें अदरक की हो, चाहे आलू की हो, चाहे ब्रोकली की हो, हमारे उधम सिंह नगर चले जाएंगे तो वहाँ गोभी इत्यादि की जो खेती है वो पूरी, और हमारे यहाँ का राजमा चावल, ये सब विश्वविख्यात है। व्यापारियों की भी आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि व्यापारियों जी बता दूं, जैसे सेब है, इस उत्तराखंड का सेब इस उत्तराखंड में होने के बाद भी हिमाचल के नाम से बिकता था, लेकिन आज वो उत्तराखंड का सेब उत्तराखंड की ब्रांडिंग के साथ बिकता है। ये हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता केवल आरोप लगाने से, आरोप और इस प्रकार की चीज़ें करने से, धरातल पे चीज़ों को देखना पड़ेगा, और हम जिस प्रकार की बातें करते हैं वो बातें हमें धरातल पर पूरी तरह प्रदर्शित भी हो रही हैं। व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ है सर? यहाँ पर विवेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है व्यापारियों के लिए कुछ काम हुआ है क्या? देखिए, काम तो बहुत हुए हैं हाँ। और होते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े स्तर पर होते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम काम तो कर देते हैं पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। हाँ। काम बहुत हो गया लेकिन फिर ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जिससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, सरकारी पैसा वेस्ट हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हमारे अभी यहाँ सांसद के लिए अब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो ये चुनाव भी आगे होंगे ही और हम वोट करेंगे ही। तो हम सनातनी और हिंदूवादी हैं, तो हम हिंदू वोट पर ही वोट करेंगे, क्योंकि हम मोदी जी के नाम पर वोट ये करेंगे। मान लिया जाए कि मोदी जी के चेहरे पर वोट तो हो रहा है लेकिन मजबूरी में हो रहा है। मजबूरी में ही हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो सांसद या किसी विधायक के प्रत्याशी होते हैं उनके लिए एक सरकार ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करे, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसे कंडक्ट करने के बाद जो उसमें सेलेक्ट होता है वही प्रत्याशी हो, क्योंकि अनपढ़े प्रत्याशी आ जाते हैं और अपने पारिवारिक उससे आके उसको बढ़ा लेते हैं, आगे उन गद्दियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई विज़न नहीं होता और वो ना तो काम कर पाते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य अपना आर्थिक बढ़ावा करना ही होता और कुछ नहीं होता। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार तो शिक्षा और चिकित्सा भी बड़ा मुद्दा रहा है हरिद्वार का, और शायद यही वजह है कि रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा की वजह से लोग पलायन करते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी में स्थिति कुछ सुधरी है पहले से? मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जी।
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए उनको संचालित करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है केदार घाटी तक, वो मना नहीं कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड बना है। लेकिन ऑल वेदर रोड के कारण जो पर्यावरणिक नुकसान हुए, हम एक पर्यावरण वाला राज्य हैं। 65% वन क्षेत्र होने के बावजूद आज हम जो है 35% वन क्षेत्र है। ये वनों को कौन खा रहा है? हमारे संसाधनों कौन विनष्ट कर रहा है? निस्संदेह इसमें सरकार माफियों के साथ गठजोड़ बना करके लूट रही है राज्य को। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा सांसद? वो सांसद जी को जिनको उतारा गया है, इनको भाजपा ने ही मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए अयोग्य घोषित करते हुए हटा दिया गया था। आज उन्होंने क्या डेवलपमेंट कर दिया? क्योंकि वो राज्य में तो जब से मुख्यमंत्री पद से थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज उनको सांसद का टिकट दे दिया। मजबूरी है लोगों की वोट करने की कि लोग यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है सनातन से जुड़ा हुआ बेल्ट है। मजबूरी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी अयोग्य व्यक्ति को ला दो और उसको वोट के माध्यम से हम सांसद में भेज दें, वो हमारा पक्ष न रखे सांसद में जा करके। जनता की मजबूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित किए गए हैं वोट करना, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि उनको एक बार जो है मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और अब सांसदी के पद पर उतारा गया है? देखिए, ये जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है बहुत गलत शब्द है कि अयोग्य करा। ये केवल उत्तराखंड में नहीं, ये संगठनात्मक व्यवस्था है। पार्टी ने उत्तराखंड ही नहीं विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार का बदलाव कर विभिन्न प्रकार की किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, समय समय पर उस प्रकार का संगठनात्मक बदलाव हमारे यहाँ होता है। तो ये कोई नया विषय नहीं है। केवल और केवल अपनी बात कहकर अपने को लाइमलाइट कर झूठी प्रकार की इस प्रकार की अपनी चर्चा में आना, ये ठीक नहीं है। वो एक काबिल व्यक्ति हैं, वो जमीन से उठ के प्रचारक के रूप में वो काम करते हुए उन्होंने इस यहाँ के कृषि मंत्री के रूप में भी काम किया है, यहाँ के बड़े विधायक के रूप में भी काम किया है, संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। और अगर आज वो सांसद का टिकट दिया है तो उनकी कोई काबिलियत ही होगी, केवल ऐसा नहीं कि आंख बंद करिए और किसी को आप टिकट दे देंगे। आज का महत्वपूर्ण विषय, भारत सरकार, मोदी सरकार का जो विजन था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक नारा था, बहुत बड़ा नारा। इसी राज्य के इन्हीं मुख्यमंत्री ने, जो अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने एक अबोध बालिका के साथ बहुत घृणित रूप से अपराध हो गया था और जो अपराध करने वाले जो अधिकारी थे उनको क्लीन चिट दे दिया था, उनका मुकदमा वापस ले लिया था। क्या मतलब, भारत सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही इतने बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे, अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उस अच्छे प्रोग्राम को पलिता वही व्यक्ति लगाए जो राज्य का मुख्यमंत्री है। तो ये कहाँ से लग जाता है कि वो व्यक्ति योग्य होगा? जो भारत सरकार के डायलॉग, बहुत अच्छा डायलॉग जो नारा चल रहा था, देश भर में चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, लेकिन उसमें उनको क्यों फिसल गए? वो क्यों किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने पूरे भारत सरकार का पूरा मैनिफेस्टो क्यों हड़प करना चाह रहे थे, क्यों खत्म करना चाह रहे थे? रही दूसरी बात कि कृषि मंत्री थे, तो कृषि मंत्री के रूप में उनके पास बड़े अभियोग हुए थे, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वहाँ पर, तब जाके कृषि मंत्री से भी हटाया गया था उन्हें। और मुख्यमंत्री हैं और इस समय रहे हैं और अब सांसद हैं, तो सांसदी में जो प्रक्रिया होगी, जनता की प्रक्रिया, उस माध्यम से चुने जाएंगे। लेकिन मेरा जो तार्किक विषय है, पूर्ण रूप से फिर कह रहा हूँ, मेरा नहीं, पूरी लोकसभा का, और आप कई लोगों से पूछेंगे, अन्य अन्य लोगों से, तो वो बता देंगे कि जो सांसद इस समय भेजे गए हैं, मोदी जी के नाम पे अगर चुनाव ना हो तो वो सांसद कभी जीत नहीं सकते, वो सांसद कभी जीत नहीं सकते। और उत्तराखंड के ज़्यादातर विधायकों की तो मैं ये कहूँ कि जो प्रधान नहीं बन सकते थे, वो इस राज्य में आकर के विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, अभी तक अगर बात करें, मैदान में उतरे सिर्फ बीजेपी और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने यह नारा दिया है कि उमेश कुमार को जिताना है और हरिद्वार को बचाना है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका अपना, देखो, चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, सबका अपना मैनिफेस्टो होता है। मैं उमेश कुमार को रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद पार्टी जो भाजपा के सांसद के रूप में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको नहीं करता। मेरा तो मतलब है कि अगर कोई लीडरशिप है, संविधान के तहत कोई चलता है, तो उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जनता के मूलभूत जो अधिकार हैं उनको मिले, उनको साफ पानी मिले, उनको शौचालयों की व्यवस्था हो। बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन बेसिक रूप वहाँ पर शौचालय नहीं बने जहाँ पर जरूरत है। जो महिलाओं के जो सेंटर हैं, जो बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। हमारा गंगा बेल्ट है, ये गंगा बेल्ट में सारी अवैध झुग्गियाँ बड़ी हुई हैं, उन अवैध झुग्गियों में कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर कहाँ है यहाँ का सिस्टम? क्या कर रहा कलेक्टर, क्या कर रहा नगर आयुक्त? मतलब कोई देखने वाला नहीं है। योजनाएं हैं, योजनाओं पर खर्चा हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पे नहीं है, और वो सब नेक्सस के माध्यम से पुनः वापस जा रहा है। यानी कि बीजेपी ने जो फहरिस्त गिनाई है या फिर योग है, जो मैनिफेस्टो लेकर आई है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई है जमीन पर? 1528 घर अभी इसी मोदी सरकार ने, इसी भाजपा की सरकार ने उन गरीबों को दिए हैं जो निराश्रित थे। और अभी
742 और अभी घर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये मैं एक विधानसभा की बता रहा हूँ, विभिन्न विधानसभाओं में अलग अलग हमने 5000 से ज़्यादा घर देने का काम किया है। उसके अलावा हम व्यक्तिवादी राजनीति या व्यक्ति के हम किसी चेहरे पर, हमारा कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान है, उसी के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी, जैसा कि बलूनी जी ने हमें बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने ही दिया था, लेकिन अब एक ऐसे सांसद को उतारा गया है जमीन पर, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी ने सांसदी के तौर पर प्रत्याशी घोषित किया है, वो कहीं ना कहीं कलंकित है, इनका कहना है। केवल आरोप लगाकर टीआरपी लूटने के अलावा कुछ नहीं होना। वो जो विषय था उस विषय पर उसके बाद दोबारा जांच हुई और उस अधिकारी को उसके बाद जेल में डालने का काम किया है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, चाहे मातृशक्ति की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जिम्मेदारी अगर हमने ली है तो आज यहाँ की बेटियाँ, इसी देश की बेटियां आज सेना के अंदर हमारा मनोबल बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज फाइटर जेट चलाने का काम इसी देश की बेटियां कर रही हैं। आज इसी उत्तराखंड के अंदर जो सेना जिन हथियारों का प्रयोग करती है, जो कभी बाहर से आयात हुआ करते थे, आज इस उत्तराखंड में बन रहे हैं। तो ये सब कार्य किसकी सरकार में हुए हैं? ये सरकार में हुए हैं ना। तो जो चीज़ें हो रही हैं उनको जनता स्वीकार रही है। और जिस हम गंगा, सुनिए, गंगा भी माँ है, ये गंगा, ये मायका है गंगा का, और इसी गंगा को जिन लोगों ने गंगा मानने से मना कर दिया, बहता हुआ नाला बना दिया, आज ऐसे लोग इस यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो किस फेस से आएंगे? अभी आपने बताया कि कोई प्रत्याशी, कांग्रेस को कोई प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा, किसी दूसरे पे बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आस्था है। जिस प्रकार का जन जागरण, जिस प्रकार का उत्साह मोदी जी के प्रति है, मोदी जी के कार्य के प्रति है, आज विश्व के अंदर भारत की वो स्थिति है कि जहां हम लोग जब बाहर जाया करते थे तो हमारे केंद्रीय मंत्रियों के तलाशी के नाम पर जिस प्रकार के कपड़े उतार लिया करते थे, आज विदेशी लोग प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जिस प्रकार से मोदी जी के स्वागत में लगते हैं, ये भारत का ही तो स्वाभिमान बढ़ा है। तो क्या आज भारतीय की जनता, सवाल आप आम जनता से भी ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या बीजेपी की सरकार में कुछ काम हुआ है हरिद्वार में? पूरा विकास हुआ है। जो हमारे विधायक हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहे हैं मदन कौशिक जी, पूरा 25 साल का उनका कार्यकाल होने जा रहा है। पूरा विकास हुआ है। आज हरिद्वार की दिशा देख लो, आज हमारे देश की दिशा देख लो, बीजेपी ने क्या नहीं करा। बीजेपी के राज में सब कुछ हो रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आज मोदी लहर है देश के अंदर। आज देखो इतना बड़ा जो वादे करे, 370 हमने हटाई, अपना राम मंदिर हमने बनाया, हमने क्या नहीं विकास करा। होटलों, आज हॉस्पिटल जगह जगह आज कितने बना दिए हमने, कॉलेज कितने खोल दिए। बीजेपी ने पूरा राज, मतलब विकास की गंगा बह रही है बीजेपी के रूप में। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है हरिद्वार में? ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद आप देख सकते हैं कितना अंतराल से विकास हुआ है। भाई साहब ने अभी कुछ देर पहले बताया कि हाईवे जो 6 घंटा 7 घंटा दिल्ली से हरिद्वार लगने में आ जाते थे, वो आज 3 घंटे में आ रहे हैं। विकास की गति इतनी हुई कि आप जहाँ पे हॉस्पिटल बढ़िया नहीं था, आज नया हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ, उस हॉस्पिटल का भी पुनर्निर्माण कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहते हुए विकास का संभव है। और कांग्रेस ने जो गड्ढा भरा है, उस गड्ढे को भरने का काम एक भारतीय जनता पार्टी ही कर रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जी। लेकिन 2024 के चुनाव को क्या देखते हैं और हरिद्वार की सीट को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे पूरा उत्तराखंड में 5 के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लास्ट सवाल आप लोगों से लेना चाहूंगी, क्या लग रहा है 2024 की नैया थोड़ी डगमगाती दिख रही है या फिर बीजेपी जो है वो बाजी मारती दिख रही है? 400 पार है आपकी बात। इस बार 400 पार का नारा मुझे लगता है कारगर होने जा रहा है। और जिस गंगा के प्रति, जिस गंगा जो कि पूरे भारतीय संस्कृति की धरोहर है, संस्कृति को जन्म देती है, उस गंगा के तट से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति विशेष रूप से आशीर्वाद रहा है। तो गंगावासी, गंगा के तट, आप इससे समझ लीजिए कि 2014 से पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु की श्रावण जो कावड़ का सबसे बड़ा मेला होता है, चंद लाख लोग होते थे, और अब उस 15 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस हरिद्वार की इस गंगा की धरा पर आते हैं। तो ये गंगा की प्रति लोगों की श्रद्धा और यहाँ के विकास को साबित करता है। जी, आप समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप निष्पक्षता से बोल रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में जो 400 पार का दावा है वो सही साबित होगा क्या? देखो, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, न मैं इस सीट के बारे में कह सकता। सबके अपने अपने दावे होते हैं। जो चुनाव लड़ता है निर्दलीय, वो भी जीतने के लिए लड़ता है। सभी के दावे हो सकते हैं। सरकार बननी चाहिए,
देश में कानून का राज हो। ऐसा नहीं है कि अभी हमने देखा कि इसी सरकार में भी जो सरकार के विरुद्ध काम करते हैं उन पर सरकार मुकदमा लगा देती है, मुकदमे चलाती है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं हमारे राज्य में हो गई हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के रूप में हो गई हैं जिन पे लगाते हैं। तो कोई भी आए, हमारा आने जाने किसी को रोकने वाले हम नहीं हैं। हम वोट करेंगे और मैक्सिमम वोट देने की हमारी व्यवस्था है कि हम करेंगे। अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो ये नहीं है कि ठीक है मोदी जी के नाम पे चुनाव हो, वो बेहतर बात है, किसी के लीडर के नाम पे हो, लेकिन कैंडिडेट जनता का आना चाहिए जिसको जनता के बारे में और उस अपने क्षेत्र के जोग्राफिकली उसकी जो है मानव की मूलभूत समस्याओं के बारे में जो जानकारी रखता हो, ऐसा कैंडिडेट आए। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग चुने जाने चाहिए जो संसद में जाकर के जिन पे कानून बनाने का दायित्व है वो अच्छे कानून बनाए ताकि जनता को लाभ मिले और जो बेकार वाले कानून हैं उनको हटाया जा सके। क्या लग रहा है बीजेपी के 400 वाले दावे में कितना दम है और क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? देखो, होना कुछ नहीं है, होना तो वही है जो केंद्र चाहेगा। देश विदेश में जो आस्था का सैलाब आया भारत के लिए वो हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन हम हरिद्वार जिले में रहते हैं, हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, लेकिन हरिद्वार जिले को माँ गंगा जी का दर है ये, और गंगा जी हमारी आस्था का केंद्र है, पवित्र जल है। इसको पीने के बाद, जल को ग्रहण करने के बाद हमारी आत्मा पवित्र होती है। मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। लेकिन मेरा बार बार वही सवाल है कि युवक चेहरा क्यों नहीं? युवा की जरूरत है। नहीं, युवा की भावना कौन समझेगा? ये देहरादून बैठे हैं, हरिद्वार में कार्य कौन करेगा? सवाल नहीं हटता। जैसे पिछले सांसद महोदय थे, उन्होंने हरिद्वार को नहीं देखा और जब आती है बारी लपेटने की तो उतरते हैं मैदान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप काम करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब विकास नहीं करोगे तो आपके साथ कौन देगा? ये मजबूरी है जनता की। यानी जनता की मजबूरी है बीजेपी को चुनना या फिर मोदी जी को चुनना? मोदी जी को चुनना, ये जनता की मजबूरी है। लेकिन सात्विक वो है कि आप काम करना कब सीखेंगे? इन्होंने आदरणीय जी ने एक बात कही कि जिनकी हिम्मत नहीं प्रधान बनने की वो विधायक बने बैठे हैं। वास्तव में कड़वा सच है और सच हमेशा कड़वा लगता है। ये गंगा जी का पूरा कुंभ क्षेत्र है। आप पूरे कैमरे से घूमो, रोहिणी मुसलमान स्थापित बहुत बसा हुआ है, क्यों नहीं उस पर सत्यापन हो रहा? इतनी झुक्की झोपड़ी है इनका। गंगा जी के किनारे, नीलधारा के किनारे पूरा मीट बनता है, मांस बनता है, दारू खुलेआम बिकती है। क्यों नहीं लगाम लगाते इनके नेता लोग? क्यों नहीं लगाम लगाते प्रशासन? लेकिन एसी कमरों में बैठने के बाद कार्यकर्ता तो सड़क पे हैं, कार्यकर्ता तो रहेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। कोई भी नेता अपने बलबूते पे नहीं जीतता, कार्यकर्ता जिताता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को जो ये एक तरफ को निकाल के रख देते वो चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता थे जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा, वहीं समाजसेवी थे, व्यापारी थे, सबने अपना पक्ष रखा। लेकिन फिलहाल जो जनता है उसकी कहीं ना कहीं उनका कहना है मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशियों के चेहरे पर वोट नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर वोट होता है और इस बार भी वोट करेंगे। लेकिन क्या जनता के लिए काम भी हुआ है या जनता की मजबूरी है मोदी को चुनना? खैर, देखना ये होगा कि 2024 का पासा किसकी तरफ पलटता है और किसका पलड़ा भारी होता है और किसका हल्का होता है। फिलहाल यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ अभी बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक जो है उमेश कुमार है। कांग्रेस की तरफ की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है और खासकर हरिद्वार सीट में क्या नया होता है, क्या इतिहास रचती है जनता। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।